ओके डाकू मेरे भाई मित्र। हाँ सो फाइनली भाई मतलब बहुत सारे मुश्किलों के बाद, चुनौतियों के बाद आई एम फाइनली बैक। अरे क्या ही बता तेरे को, मैं 3 बार रिकॉर्डिंग किया, एक बार में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक बार में तेरा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ बट वीडियोस तेरा वो था, क्या नाम है उसको, मतलब बेसिकली वो फ्रीज हो गया था, ठीक है। और एक बार में पूरा स्क्रीन ग्लिच, तेरा पूरा स्क्रीन ग्लिच कर गया। क्या ही बोलूँ भाई, दुख की कमी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो सही होने दे, 2 मिनट लोड करने दे इसको। अब तो बेसिकली क्या ही करना है अब, कहाँ से करना था वैसे रे, कहाँ तक करवाया था? आप तो रेप्लिकेशन मैंने करवा दिया था ना। हाँ रेप्लिकेशन से करना हुआ, अबे यार बड़ा काम है भाई फिर तो। चल कोई ना, देख मैं जल्दी जल्दी दो। ओके देख, पहले तो रेप्लिकेशन जो था इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट, इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रीक, ठीक है। अब वॉटसन एंड क्रीक ने रेप्लिकेशन जो थ्योरी था उसको प्रपोज किया था। एंड वॉटसन एंड क्रीक वो साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने क्या कहते डबल हेलिक्स मॉडल का भी प्रपोजल मार्केट में लाया था। तो उनका थ्योरी क्या कहती थी कि देख, ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए जैसे डीएनए राइट, डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे है, एक स्ट्रैंड ऐसे है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंटी पैरल। तो अब देख, पहले तो दो जो स्ट्रैंड होंगे वो सेपरेट होंगे, ठीक है, बोथ द स्ट्रैंड विल सेपरेट। ये देख, ये ऐसा ये बन गया, सेपरेट हो गया, ऐसा एक ये बन गया, दिस आर द ओल्ड स्ट्रैंड्स, ठीक है। एंड दे विल बी एक्टिंग एज टेम्पलेट, and after acting as template and through the process of complementary base pairing, ठीक है, complementary base pairing के थ्रू न्यू strands will get formed, ये देख न्यू strands will get formed, yes, ठीक है। तो न्यू स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। अब जो ये नया डीएनए बना, ये जो पूरा जो डीएनए का मॉलिक्यूल बना, जो नया डीएनए का मॉलिक्यूल बना है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, इट कंटेन्स 50% पेरेंटल एंड 50% नया डीएनए। देख 50% तो पुराने स्ट्रैंड्स थे, पुराने स्ट्रैंड, देख एक स्ट्रैंड पुराना एक स्ट्रैंड नया, और इसी प्रक्रिया को नाम देते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सवाल कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होता है, बच्चों को पता होता है, खैर तुम लोग तो ड्रॉपर हो, आना चाहिए। देख आपके पास 4 बेस होता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ATCG। तो ऐसे ATCG का होता है पेयरिंग, ठीक है, ऐसे पेयरिंग होता है A से T का, C से G का। तो मान के चल, थोड़ा सा इसको और बड़ा करने दे मेरे को। ये देख, एक तेरा स्ट्रैंड ऐसे है, अरे क्या हो गया ऐसे, हाँ, और एक तेरा स्ट्रैंड ऐसे है, तेरे पे 2 स्ट्रैंड्स हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। अब देखो जो तेरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वहाँ पे मानता हूँ, ठीक है, मान के तो कि एक में A है, T है और G है और C है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे A है तो उसके ठीक बगल में क्या होगा, T होगा। अगर यहाँ पे T है तो उसके बगल में उसका कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, एडेनिन है। साइटोसिन के बगल में कौन होगा, गुआनिन होगा, और गुआनिन के बगल में कौन होगा, साइटोसिन होगा। यानी कि अगर तेरे को एक का सीक्वेंसिंग पता है तो दूसरे का सीक्वेंसिंग निकाल सकता है, वेरी फाइन, ठीक है, आई अप्रिशिएट इट। तो ऐसे फिर दोनों सेपरेट करेंगे। देख पहले तो मैं बोलता हूँ कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम को मैंने सेपरेट किया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम को मैंने यहाँ से सेपरेट किया, ठीक है। आप देख 3 प्राइम टू 5 प्राइम में कौन से है, A, T, G और C, A, T, G और C, है ना, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देख 3 प्राइम टू 5 प्राइम, A, T, कहाँ है भाई, A, T, G और C, ठीक है। अब देखो अगर ये तेरा एक स्ट्रैंड है तो उसके बगल में नया स्ट्रैंड बनेगा, न्यू। ये तेरा कौन है, ब्लैक वाला कौन है, न्यू डीएनए है, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड है बेसिकली। तो इसका सीक्वेंसिंग कैसा हुआ, एडेनिन का उल्टा थायमिन, थायमिन का उल्टा एडेनिन।
अब देख यहाँ पे अगर जी है तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे। सिमिलरली यहाँ पे भी ठीक वैसे ही होगा, तो खुद ही कर पाएगा इसे। तो खैर इतना तो पता होता है, बट फिर भी देख प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रीक। पहले उन्होंने क्या बोला कि 2 DNA strands would separate, act as a template and synthesis of new complementary strands, ठीक है। आप देख आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद डीएनए मॉलिक्यूल की तरह बनता है, इट वुड हैव 1 पेरेंटल एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इसी को कहते हैं भाई सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अब इसका केमिकल प्रूफ किसने दिया था? केमिकल प्रूफ वाज गिवन बाय मेसेल्सन एंड स्टार, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय मेसेल्सन एंड स्टार, ठीक है। तो साल कौन सा था? 1958, और उन्होंने यूज़ किया था इकोलाई और पेट्री प्लेट, ठीक है। तो इसमें 2 केस रहेंगे, केस 1 केस 2, ठीक है। केस 1 क्या हुआ, आपने इकोलाई लिया, उसको ग्रो करवाया, किस में? एमोनियम क्लोराइड में। एमोनियम क्लोराइड कंटेन्स नाइट्रोजन। अब देख नाइट्रोजन तरह जो होता है, नाइट्रोजन इज जनरली हैव 2 आइसोटोप। व्हाट इज अ आइसोटोप? आइसोटोप मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एक तो होता है N15, एक तो होता है N14, ठीक है। N15 N14। तो N15 जो तरह है, ये देख यहाँ पे इसका मास नंबर 15 है और N14 का मास नंबर 14 है। ये नॉर्मल वाला आइसोटोप है, ठीक है, ये जनरल है, नॉर्मल है। N15 ये भारी है भाई, ये 14 से बड़ा मतलब भारी है, सो हैवी आइसोटोप, फाइन। अब अगर मैंने इसको हैवी आइसोटोप वाले एमोनियम क्लोराइड में ग्रो करवाया, तो N15 जो तेरा होगा वो सेल के अंदर एंट्री करेगा, एंट्री लेगा, इससे क्या होगा? हैवी डीएनए विल बी फॉर्म्ड, है ना। सिमिलरली इन्होंने एक और केस लिया जहाँ पे दे ग्रू इकोलाई ऑन 14 NH4Cl, यानी कि अब क्या होगा कि N14 कौन सा नॉर्मल आइसोटोप है, यानी कि क्या हुआ, अगर मैंने इकोलाई को 14 NH4Cl में ग्रो करवाया तो N14 क्या होगा? सेल के अंदर एंट्री लेगा। तो अब माना कि ये नॉर्मल आइसोटोप है, बट N14 अल्टीमेटली N15 से तो हल्का है, सो लाइटर डीएनए ऑप्टेड इन रेस्पेक्ट टू द हैवी डीएनए, कि ये भारी है ना भाई, तो अगर ये भारी तो ये हल्का है उसके कंपैरिजन में। सवाल है कि आपके पास अब एक पूरा मिश्रण है हैवी डीएनए का और हल्का डीएनए का, भारी डीएनए का, हल्का डीएनए का। नाउ हाउ विल यू डिसइंटीग्रेट? तुम उसको अलग कैसे करोगे? तो तुम एक पूरा से बड़ा से एक ऐसा क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब लोगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप टेस्ट डीएनए डालोगे। टेस्ट डीएनए कौन सा वाला है, यानी कि जिसमें बोथ हैवी डीएनए लाइट डीएनए होगा, ठीक है। और पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर रहेगा सीजियम क्लोराइड। ये देख सीजियम क्लोराइड, ये पूरा भरा है भाई सीजियम क्लोराइड से, ऐसे पूरा भरा है सीजियम क्लोराइड से, ठीक है। सीजियम क्लोराइड से भरा है। नाउ सीजियम क्लोराइड, वाह रुक जा, ठीक है। अरे भाई फिर भी बड़ा ही हो गया, ये क्या मजा आ गया। सही में मतलब भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इसको सही करूं। रुक जा, ठीक है। अब देख सीजियम क्लोराइड के अंदर तूने इसको ग्रो करवाया, सॉरी ग्रो नहीं मतलब क्या, सीजियम क्लोराइड तूने लिया, फिल किया पूरे टेस्ट ट्यूब का, फिल किया सीजियम क्लोराइड से, ठीक है। सीजियम क्लोराइड से पूरा फिल करने के बाद आपको मिलेंगे 2 बैंड्स, एक तो लाइटर डीएनए वाला, एक तो हैवी डीएनए वाला। आप देख जो भारी होता है वो ऑब्वियसली नीचे सेटल करेगा, सो इट सेटल डाउनवर्ड्स, बट जो हल्का वाला है वो ऊपर आ गया। देखिए ऊपर है ना, ये देखिए ऊपर है, ठीक है, ऐसे देखिए ऊपर है। लाइटर डीएनए अब हल्का है तो भाई ऊपर होगा ना, अब भारी है तो नीचे जाएगा, ये तो फिजिक्स है यार, ये क्या है भाई, ठीक है। अब देख CaCl कौन से प्रिंसिपल में काम करते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट में काम करते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट यानी चेंज इन डेंसिटी। अब देख डेंसिटी में चेंज है तभी ना हल्का वाला सामान ऊपर रह रहा है और भारी वाला सामान नीचे सेटल हो रहा है, दैट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। और इसमें घुमाना पड़ेगा, भूल गया मैं, डाल को ऐसे घुमाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। तो देख क्या लिखा है यहाँ पे, ओके एक और चीज़ बोलना ही भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट वाला। देख
अब तूने क्या किया, तूने अब तेरे पे N15 का डीएनए सेपरेट है, अब तेरे पे N14 का डीएनए सेपरेट है, ठीक है, तूने हैवी डीएनए लिया, ठीक है, यू टुक हैवी डीएनए। आफ्टर टेकिंग हैवी डीएनए तूने ग्रो करवाया उसको ऑन 14NH4Cl, ओके, फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। तो 20 मिनट्स तक ग्रो करवाने के बाद यू ऑप्टेंड टू फर्स्ट जनरेशन, जहाँ पे आपका होगा N15 N14 N15 N14, लाइक N15 N14 N15 N14, ठीक है, पहला जनरेशन है। अब देख पहले जनरेशन के अंदर देख ये भी हाइब्रिड है, ठीक है, और सिमिलरली ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, दोनों ना डिफरेंट डिफरेंट है, तो हाइब्रिड है ना। तो देख पहला जनरेशन है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड कितना परसेंट है, 100%। क्या तेरे को कोई लाइट दिख रहा है, लाइट मतलब कौन सा, N14 वही तो बोल रहे ना लाइट, बट वो तो है ही नहीं यहाँ पे पूरे सेगमेंट में, तो लाइट 0%। अब तुमने क्या किया, इस पूरे सेगमेंट को तुमने फिर से ग्रो करवाया, ग्रोन ऑन तूने अमोनियम क्लोराइड में ग्रो करवाया फॉर 40 मोर मिनट्स, ठीक है, एंड आफ्टर ग्रोइंग इट फॉर 40 मोर मिनट्स यू ऑब्टेन्ड की। देख कैसे करते हैं इसे अब कैसे करेंगे, देख पहले तो करेंगे N15, देख आप देख रहे बस एक ही है ना, N15 N14, तो दोनों को ना 2 बार मल्टीप्लाई कर ले, N15 N14 N15 N14 N15 N14 N15 N14 और N14 N14। मतलब अगर मैं थोड़ा सा तुझे को सिंपल सादा भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, ये जेनेटिक्स की तरह होता है, जेनेटिक्स में भी कोई ऐसे खेल चलता है ना, अगर मैं ऐसे ग्रो करवाऊँ N15 N14 पेयर्ड विथ N14, तो कैसे होगा। अब कैसे करेंगे इससे, इसको कुछ ऐसे करेंगे, अब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में क्या पता हो जाए, सही हो जाए। आजा रबा इरेजर आजा, इरेजर कभी कभी काम नहीं करता मेरा। वन नोट सही में लैग कर जाता है कभी कभी, कोई ना। N14 ठीक है, तो पहले तो एक ऐसे करेंगे, ठीक है, N15 N14, ठीक है, फिर भाई साहब एक तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब N14 N14 चल, N14 N14 ओके, अब क्या N15 N14 ओके, N15 N14 ओके, अब क्या है N14 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 N14। इसे याद करना हम करते हैं ना, इसका IAIB ब्लड ग्रुपिंग का, वो तेरा ABO सिस्टम का IAIB, इस पर मल्टीपल एलिज्म का, तो ये भी कुछ वैसे ही करना पड़ता है, जेनेटिक्स की तरह खेलना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हुआ, देख N14 N14 2 होंगे और N15 N14 मतलब हाइब्रिड 2 होंगे, ठीक है। तो ये तेरे यहाँ पे 2 और ये तेरे यहाँ पे 2, ठीक है। ये तेरा सेकेंड जनरेशन था। अब देख सेकेंड जनरेशन में हाइब्रिड 50%, लाइट 50%, ना 2 हाइब्रिड और 2 लाइट, यानी क्या यहाँ पे हाइब्रिड का जो परसेंटेज है वो बराबर है किसके साथ, लाइट के परसेंटेज के साथ। ये एनसीईआरटी वही लिखती है यहाँ पे। अब थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट, तू क्या एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा है, देख 20 मिनट के अंदर हाइब्रिड 100% था, हाइब्रिड वॉज 100%। 20 से जब मैं इसको 40 में कन्वर्ट किया, यानी कि 40 मिनट तक ग्रो करवाया, हाइब्रिड 100 से गिर के 50 हुआ और लाइट 0 से बढ़कर 50 हो गया। मतलब कि लाइट का जो परसेंटेज था वो बढ़ गया और हाइब्रिड का जो परसेंटेज था वो गिर गया। सिमिलरली अगर मैं तो इसको और ग्रो कर रहा हूँ 60 मिनट्स के लिए, तो लाइट का परसेंटेज और बढ़ गया, 50 से 75 हो गया और हाइब्रिड और गिर गया। अगर मैं इसको 80 मिनट्स तक ग्रो करवाऊँ तो लाइट और बढ़ गया 82%, 88%, और हाइब्रिड का जो परसेंटेज था वो और गिर गया। यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ, देख सकते ऐसे समझ, टाइम के बढ़ने के साथ साथ हाइब्रिड का जो परसेंटेज होता है वो गिरता है और लाइट का जो परसेंटेज वो बढ़ता है, ठीक है। ऐसे होता है कुछ। क्या है भाई, लोड होना दे, लोड हाँ लोड हो गया। खैर अब
पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। कहाँ अटक गया, कहाँ भाई, ये देखते रुक जा, थोड़ा छोटा फिर से लोड होने से, इससे ये लोड 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 हो जाए, लोड हो जाए, हो गया क्या इतना, हाँ हो गया। ओके देख, दे ग्रू इकोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग 15 NH4Cl, यानी कि हैवी डीएनए। N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इससे क्या हुआ, N15 was incorporated into newly synthesized DNA। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए, हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि उसको हम अलग कर सकते हैं बाय डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड CaCl ग्रेडियंट्स में। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सब करने के बाद हैवी डीएनए को तुमने एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुमने ट्रांसफ़र किया। ठीक है, ट्रांसफर्ड द सेल्स इनटू अ मीडियम विथ नॉर्मल 14 NH4Cl, यानी कि ये वाला जो ग्रो करवाया मैंने ना, N15 को 14 के साथ ग्रो करवाया, वो वही लिखा है यहाँ पे कि इसको तुमने ग्रो करवाया। ठीक है, चल ओके। अब अगर मैं तेरे को बोलूँ, ये देख 20 मिनट तक N15, देख ये जो लाल है पूरा N15 है। ठीक है, तुमने अब देख सकते हो पहला जो सेगमेंट है वहाँ पे लाल और हरा इज N14। ठीक है, और ग्रीन लाल इज N15 और हरा इज लाल इज N15 और हरा इज N14। ठीक है, यहाँ पे देख दोनों लाल हरा यानी कि हाइब्रिड है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिड का परसेंटेज 100% है। तुमने 40 मिनट तक और ग्रो करवाया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देख ग्रीन यानी कि ग्रीन कौन सा था, N14 था, तो दिस इज N14 लाइट। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक लाइट है, देख लाइट, तो लाइट जो तेरा है वो 2 है, और हाइब्रिड जो तेरा है वो भी 2 है। ठीक है, तो देख वही है, हाइब्रिड 50%, लाइट 50%। ठीक है, तो देख क्या लिखता है ये, thus the DNA was extracted from the culture on generation from N15, that is E. coli divides in 20 minutes। ठीक है, had a hybrid, ये देख had a hybrid और intermediate density, यानी कि हाइब्रिड क्या है 100%। देख फर्स्ट जनरेशन में मैं लिख रखा हूँ, हाइब्रिड पहले जनरेशन में 100% होता है। ठीक है, 100%। आफ्टर 40 मिनट्स मोर आपने देखा, देख इक्वल अमाउंट्स ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए, यानी कि सेकेंड जनरेशन में लाइट भी 50% और हाइब्रिड भी 50%, यानी कि इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, देख सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो था, ये तो एनिमल वाले एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सिमिलर एक्सपेरिमेंट हमने प्लांट्स के अंदर भी किया। करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, टेलर। और किसके ऊपर किया, फाबा बीन्स, इसको बोलते हैं वीसिया फाबा। ठीक है, बाय यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ठीक है, और उन्होंने प्रूफ क्या किया था कि डीएनए, देखो डीएनए जो क्रोमोसोम के अंदर होता है ना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी कुछ इसी तरह सिमिलर मैनर में रेप्लिकेट करता है। देख क्या लिखा है यहाँ पे, विद द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन न्यूली सिंथेसाइज। ठीक है, ऑन वीसिया फाबा बीन्स के ऊपर तुमने काम किया बाय टेलर एंड हिज कलीग्स। ठीक है, उन्होंने क्या प्रूव किया, दैट डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे, बाकी तो सब कुछ समझा दिया गया है। और ये तू खुद से बताना कि 80 मिनट्स बाद कितना होता है, 80 मिनट्स बाद कितना होता है, लाइट 88% और हाइब्रिड 12%। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से यू फिनिश्ड इट अप, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब समझाने का बात है, रुक जा, इसे थोड़ा सही करने दे। एंजाइम्स, ठीक है, तो सबसे मेन एंजाइम कौन होता है, तो डीएनए से डीएनए बन रहा है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बन रहा है, यानी कि डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, और पॉलीमर भी डीएनए है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है,
और इट यूज ए टेम्पलेट, जो मैंने बोला कि वहाँ पे ओल्ड स्ट्रैंड यूज टू एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। एंड इट इज़ हाईली एफिशिएंट, इट इज़ फॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तेरे को पता है इकोलाई के अंदर बेस पेयर कितने होते हैं, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, एंड एज पर एनसीईआरटी टाइम ऑफ रेप्लिकेशन इज 18 minutes एंड रेट इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। अगर कोई भी गलती हुआ वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा आपको, कॉज इट विल लीड टू म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेटेड डीएनए, ठीक है। सबस्ट्रेट कौन है, व्हाट इज अ सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट इज बेसिकली आई कैन से, देख फॉर एग्जांपल दूध से दही बन रहा है तो दूध इज सबस्ट्रेट एंड दही इज द प्रोडक्ट। सिमिलरली सबस्ट्रेट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन कौन है? सबस्ट्रेट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनटीपी। डीएनटीपी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, and it acts as a substrate and at a similar time it provides energy for DNA replication। ये देख, अब सवाल है कि where does this energy is required। तो देख, आपने स्ट्रैंड्स को अलग किया, आपने स्ट्रैंड्स को कैसे अलग किया? आपने स्ट्रैंड्स को अलग किया क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लिया ही होगा, तो वो एनर्जी देने वाला कौन है? डीएनटीपी। डीएनटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज फॉर सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड, ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक समस्या है मेरे भाई। समस्या क्या है? समस्या है कि स्ट्रैंड्स को तो पूरे लेंथ पे नहीं खोल सकता है। ऐसा क्यों? कि आप देख, डीएनए बहुत लंबा होता है, 2.2 मीटर। अगर तूने उसको पूरा खोल दिया, यानी कि तेरे को इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। देख, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, और इतना एनर्जी अगर तू लगाया फॉर एनी इंस्टेंस, तो सेल जल जाएगा, तू मर जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? एक छोटे से रीजन तक खोलना ईजी रहेगा, ठीक है, और उस छोटे से रीजन को हम नाम देते हैं रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक इज अ रीजन वेयर रेप्लिकेशन अकर्स, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन? डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज 5' to 3' एंड इट्स यूनिडायरेक्शनल। फाइन। अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ तो देख, 3' to 5' और एक रहता है 5' to 3'। 3' to 5' को हम नाम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और लीडिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, और 5' to 3' में देख, रेप्लिकेशन 5' to 3' में कंटिन्यूअस नहीं रहता, इट इज डिसकंटिन्यूअस, एंड बिकॉज इज डिसकंटिन्यूअस यानी कि लैगिंग है, दिस स्ट्रैंड इज नेम्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, तो डायरेक्शन होता है 5' to 3', ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कैसे रहता है, तो देखिए यहाँ पे ना डीएनए का जो तेरा बेसिकली जो तेरा डीएनए फॉर्मेशन होता है, यहाँ छोटे 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 सेगमेंट यानी कि फ्रैगमेंट्स में बनते हैं। फ्रैगमेंट्स में जो बनते हैं उन फ्रैगमेंट्स को नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। और ये सब पूरा लंबा सा जब बनता है, जैसे फ्रैगमेंट्स डॉट 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 बनने के बाद से डॉट 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 बनने के बाद तुमने सबको जोड़ दिया यूजिंग डीएनए लाइगेज, ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन फ्रैगमेंट्स स्टिक टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इज ऑल्सो टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है, वेरी फाइन। एक और समस्या है, देख, डीएनए पॉलीमरेज जो तेरा होता है, इट कैन कैटाबोलाइज, और आई कैन से इट कैन पॉलीमराइज डीएनए, ठीक है, बट इट कैन नॉट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, इट कैन नॉट स्टार्ट उस वो काम। तो देख, मेन काम तो डीएनए पॉलीमरेज करता है, अप्रिशिएट इट, बट वो ना स्टार्ट ही नहीं कर पाता, उसके बाद स्टार्ट करने की क्षमता है ही नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? वी हैव सेवरल ORIs। व्हाट इज ORI? ORI इज द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज अ डेफिनेट रीजन, एक कुछ पर्टिकुलर रीजन रहता है, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग रहता है जहाँ पर रेप्लिकेशन बिगिन होता है, यानी कि बाय रेप्लिकेशन बिगिंस। अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी की बात करूँ, तो यूकैरियोट जो होता है, यूकैरियोट्स आर द वंस जहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट S फेज। देखो पता होता है, ये सेल साइकिल में पढ़ते हैं हम, S फेज इज द फेज वेयर डीएनए गेट्स रेप्लिकेटेड कंप्लीटली, और रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन इज हाईली कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। अगर सेल डिवीजन में कोई भी फेलियर आया तो इट कैन लीड टू पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ट्राइसोमी, एनासोमी, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस आर एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल एनोमली एज पर एनसीईआरटी, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये हम पढ़ते कौन से चैप्टर में? मेंडल चैप्टर में पढ़ते हैं इसे, ओके, फाइन, वेरी फाइन, आई अप्रिशिएट इट। और तो आप ट्रांसक्रिप्शन आने वाला, तो इसको पढ़ लेते कि कहाँ क्या बोला मैंने।
आते हैं एनसीईआरटी में। अब तेरे को थोड़ा कंफ्यूजन आएगा एक जगह में, वो मैं बता दूंगा, क्या कोई दिक्कत नहीं होती है कुछ खास, बट फिर भी ठीक है। ओके सो ये रुको रुको रुको, मान जा, थोड़ा बड़ा हो जा, हाँ ठीक है। ये देख एंजाइम कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दे हैव टू कैटाबोलाइज, ये देख दे हैव टू कैटाबोलाइज, देख हाईली एफिशिएंट, यानी कि दे हैव टू कैटाबोलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। ये देख ई कोलाई के अंदर होता है 4.3 बेस पे 18 मिनट में काम खत्म करता है और 2000 बेस पे प्रति सेकंड की रफ्तार से काम करता है, ठीक है। अगर कोई भी गलती हुआ तो इट कैन लीड टू म्यूटेशन। Who is the it's a energetically replication is a very expensive process, ठीक है। तो एनर्जी देने वाला कौन है, DNTP डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पसेस, एक तो होता है एक्टिंग एज सबस्ट्रेट्स एंड दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइज, ठीक है। एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और दे प्रोवाइड एनर्जी एज वेल, ठीक है। अब देख फॉर अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, देख तुम दो स्ट्रैंड को ना सेपरेट नहीं कर पाओगे एट इट्स एंटायर लेंथ। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एक छोटे से रीजन को हम खोलते हैं, उसको नाम होता है रेप्लिकेशन फोर्क। और डीएनए डिपेंडेंट देख जो पॉलीमराइजेशन जो होता है इट इज़ ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, यूनि डायरेक्शन बोलते हैं उसे, इट इज़ इन 5' to 3'। देख the template with polarity 3' to 5' is continuous और 5' to 3' में discontinuous। याद रखने का तरीका देखो, जो होता है 5' to 3' में आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब टेक्निकली क्या होना चाहिए, जो डायरेक्शन होता है उसको लीडिंग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, उसको ऑपोजिट होता है एज पर एनसीईआरटी का टेक्स्ट, ठीक है। उसका ऑपोजिट होता है, यानी कि 3' to 5' इज लीडिंग और 5' to 3' इज लैगिंग, ठीक है। माना कि 5' to 3' का लैगिंग स्ट्रैंड है, बट अल्टीमेटली 5' to 3' के दिशा में ही कैटाबोलाइजेशन होता है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज इन 5' to 3'। द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3' to 5' इज कंटिन्यूस और 5' to 3' इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। एंड लेटर इट्स जॉइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज और मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। तो देख ऑल्सो रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली, ठीक है। देख डीएनए पॉलीमरेजेस कैनॉट इनिशिएट द प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। वी हैव ORIs, व्हाट आर ORIs, ORI आर origin of replication, it is a, ठीक है, such regions are termed as origin of replication। Furthermore replication takes place at S phase, ठीक है, और हाईली कोऑर्डिनेटेड। देख डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन इज हाईली कोऑर्डिनेटेड। अगर कोई भी गलती हुआ सेल डिवीजन में इट कैन लीड टू पॉलीप्लॉइडी या क्रोमोसोमल एनोमली, ठीक है। तो इतना था तेरा रेप्लिकेशन, ठीक है। अब आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। सो अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करूँ तो ट्रांसक्रिप्शन इज़ वेरी इजी and it's really very easy. Like, what is transcription? Transcription is a process in which DNA is converted into RNA, ठीक है, by the principle of complementary sequencing, again A से T, C से G, complementary base pairing, okay, I appreciate it। Again, what is the difference between transcription and replication? देख जो तेरा रेप्लिकेशन होता है वहाँ पे एंटायर डीएनए का स्ट्रैंड का सेगमेंट यूज टू गेट कॉपीड, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे दो सेगमेंट है, ऐसे एक सेपरेट हुआ, एक ऐसे सेपरेट हुआ, एक ऐसे सेपरेट हुआ, और उसका पूरा का पूरा सीक्वेंसिंग छप गया नए वाले स्ट्रैंड में। अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। बट ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू आरएनए। देख अ पर्टिकुलर सेगमेंट में ही होता है, पहली बात, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होता है तो आपका बाउंड्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि तेरे को कोई एक काम करना है, तेरे को अपने लिमिट्स और बाउंड्रीज़ का लगाम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ तक करना है, तो क्या तू वो काम कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। तो अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज बीइंग कन्वर्टेड, ठीक है। अगर हम बात करें अबाउट द कोडिंग स्ट्रैंड एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो कोडिंग का जो सीक्वेंसिंग होता है वही आपका आरएनए के अंदर जो सीक्वेंसिंग रहता है उसका कॉपी होता है, यानी कि जो कोडिंग का जो सीक्वेंसिंग रहेगा वही सीक्वेंसिंग आपका आरएनए का होगा,
ठीक है, यानी कि ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज बीइंग कॉपीड। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो अब तो पूछेगा कि भाई यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक तेरा कोडिंग क्यों है और एक तेरा टेम्पलेट क्यों है, और यहाँ पे बस एक ही स्ट्रैंड कॉपी क्यों हो रहा है, दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं हो रहे। अगर मैं एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलूँ, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो एक नॉर्मल सीक्वेंसिंग क्या होता है, ऐसे तेरा कोडिंग स्ट्रैंड है, एक तेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि जो तेरा टेम्पलेट होगा उसी का उल्टा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग का होगा, कि देयर डीएनए राइट। ट्रांसक्रिप्शन किया और कोडिंग का सीक्वेंसिंग आरएनए के ऊपर छप गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया ये, ठीक है। अब ये जो आरएनए बना, आरएनए से अगर मेरे को प्रोटीन बनाना है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो क्या हुआ, आपका मान के चलो कि आपके कोडिंग के अंदर जो सीक्वेंसिंग है, कोडॉन्स रहेंगे, कोडॉन्स तो सीक्वेंसिंग है तीन पेयर को, यानी कि जो तेरा वो रहेगा सीक्वेंस, ऐसे जो होता है ना ट्रिपलेट यानी कि मान के चल यहाँ पे AUG है, ठीक है, मान के चल कि यहाँ पे तेरा AUG है, AUG कोड्स फॉर मिथ्योनाइन, बाद में बताऊंगा तेरे को, अभी बता रहा हूँ कि AUG कोड्स फॉर मिथ्योनाइन, ऐसे सिमिलरली बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ऐसे हर एक के लिए एक एक प्रोटीन बनता रहेगा, एमिनो एसिड, सॉरी। जैसे यहाँ पे अगर AUG है तो यहाँ पे तेरा मिथ्योनाइन बनेगा, अब जो यहाँ पे हुआ उससे एक और एमिनो एसिड बनेगा, जो यहाँ पे और होगा उससे एक और बनेगा, ऐसे बनता ही चला जाएगा, ठीक है। इससे एक एमिनो एसिड का चेन बनेगा, इसको नाम देते हैं प्रोटीन, ठीक है, उसका पॉलीमर। अब जो तेरा प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि यही अल्टीमेटली जीन को एक्सप्रेस करता है भाई, तो हमको कोई समस्या नहीं आया। बट अगर मैं मान के चलूँ कि दोनों को टेम्पलेट मान लिया, ये भी टेम्पलेट है, ये भी टेम्पलेट है, पहले तो एक कोडिंग था उसको तुमने छपा दिया कोडिंग के अंदर, अब तेरे पे टेम्पलेट 2 है, तेरी बॉडी कंफ्यूज्ड है कि भाई किसको मानूं, इसको टेम्पलेट 1 को मानूं या टेम्पलेट 2 को मानूं। तो अब ऑब्वियसली जब बॉडी कंफ्यूज है तो बॉडी बोली है दोनों को लेते हैं। दोनों को लेने के बाद आपका जो आरएनए बनता है, इट कैन बी सच दैट कि आपका टेम्पलेट 1 का सीक्वेंसिंग भी छप गया, टेम्पलेट 2 का सीक्वेंसिंग भी छप गया। इससे क्या हुआ, DsRNA फॉर्म, डबल स्ट्रैंडेड RNA। अब देखो डबल स्ट्रैंडेड RNA से ट्रांसलेशन जब तुम करोगे तो कोड तो करेगा प्रोटीन का, बट डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग, यानी कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंसिंग होना चाहिए था वो नहीं होगा, क्योंकि अब कुछ इससे अमीनो एसिड बनेंगे, कुछ इससे बनेंगे, तो एक पूरा खिचड़ी बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जीन एक्सप्रेशन गेट्स कॉम्प्लिकेटिंग, और हमारी बॉडी को कॉम्प्लिकेशंस कतई पसंद ना है, कतई पसंद ना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट देन आरएनए मॉलिक्यूल विद डबल सीक्वेंसिंग इज फॉर्म्ड, यानी कि DsRNA से अगर मैंने प्रोटीन को कोड किया, इट कोड्स फॉर प्रोटीन बट विद डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग, ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग भी डिफरेंट। सो बेसिकली इट कोड्स फॉर प्रोटीन बट विथ, देख प्रोटीन की कोडिंग तो होगी बट एमिनो एसिड का सीक्वेंसिंग डिफरेंट रहेगा, जो होना चाहिए था प्रोटीन की सीक्वेंसिंग का वो नहीं है, क्योंकि भाई आधा देखा आरएनए का आधा इससे आधा एमिनो एसिड का, इससे आधा एमिनो एसिड का, तो जो तरह बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा, तो अब पूरा खिचड़ी बन गया, एक्सप्रेस कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है। तो देख NCERT क्या लिखती है, चला NCERT के बातों को थोड़ा गौर से देखते हैं। देख आरएनए से डीएनए को बनने का, सॉरी रुको, डीएनए से आरएनए बनने का प्रक्रिया को नाम देते ट्रांसक्रिप्शन, प्रिंसिपल कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन में क्या होता है, टोटल डीएनए गेट्स डुप्लीकेटेड, बट ट्रांसक्रिप्शन में ओनली सेगमेंट होता है डुप्लीकेट, मतलब कन्वर्ट बेसिकली कॉपीड, और एक ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज बीइंग कॉपीड, कौन सा, कोडिंग स्ट्रैंड। तो इससे क्या होगा, अगर एक सेगमेंट में तेरा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो यू हैव टू डिफाइन द बाउंड्रीज, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर दोनों स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह काम कर रहे, क्या हुआ, दे वुड कोड फॉर एन आरएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, अब आरएनए मॉलिक्यूल का सीक्वेंसिंग बिगड़ा तो प्रोटीन की कोडिंग तो होगी, बट उसकी भी सीक्वेंसिंग बिगड़ जाएगी। सीक्वेंस किसका, अमीनो एसिड का, तो प्रोटीन्स वुड बी डिफरेंट। अब अगर प्रोटीन डिफरेंट बन गए तो भाई अब बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सेगमेंट से डीएनए का, एक सेगमेंट से मल्टीपल प्रोटीन्स बन गए, ये एक है। दूसरा कि टू आरएनए, अब देख अगर साइमल्टेनियसली दो आरएनए मॉलिक्यूल बन गए तो अब देख दे वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इससे क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए से हम प्रोटीन नहीं बना पाते कभी कभी, तो यानी मैं कभी लिख रखा हूँ, देख अगर तेरे पे दो टेम्पलेट है, इफ़ यू हैव टू टेम्पलेट्स बड़ी, देन एक तो हो सकता है कि आपका एमिनो एसिड का पूरा सीक्वेंस ही बिगड़ जाए, इससे क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, इससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ठीक है, ये तो एक है, ये तो एक नज़रिया है। दूसरा नज़रिया है कि आपका डीएसआरएनए बनेगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए। उससे आप देख, डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या होता है, कभी कभी ना उससे ट्रांसलेशन नहीं कर पाते उससे। तुम सिंगल आरएनए के ऊपर तो ट्रांसलेशन कर लोगे, बट तुम कभी कभी होता है कि डीएसआरएनए के ऊपर हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। इफ़ देर इज़ नो ट्रांसलेशन देन देर इज़ नो प्रोटीन फॉर्मेशन। देख मैंने काट दिया इसे, ठीक है, नो ट्रांसलेशन, इससे क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन ही नहीं होगा। तो दोनों केसों में हमको दिक्कतें आई। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे। अब बाकी अब कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला, डायरेक्ट ख़त्म होने वाला है। अब स्पीड में ख़त्म होगा, स्पीड में, बहुत स्पीड, रफ्तार में ख़त्म हो जाएगा। कैसे, अरे दिखाते हैं ना भैया कैसे, टेंशन का है। अब देखो, उस एक सेगमेंट के अंदर को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर होता है प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रोमोटर होता है इनिशिएशन के लिए, स्ट्रक्चरल जीन कंप्राइजेस ऑफ टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, टर्मिनेटर टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंजाइम देख, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो आरएनए इज गेटिंग पॉलीमराइज्ड, एंड डीएनए से बन रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइजेशन अकर्स इन यूनिडायरेक्शनल 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर मैं दोनों को सेपरेट करूँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब ऐसे दो स्टैंड लिया, एक तो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज अ कोडिंग स्ट्रैंड। और कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंसिंग होता है वो आरएनए से बराबर रहता है, एंड इट आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ऑफ होम, रेफरेंस पॉइंट इन रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। यानी कि जो तेरा प्रोमोटर और टर्मिनेटर का जो लोकेशन रहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्ट्रैंड में तेरा कंटिन्यूस रहता है, एक स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस रहता है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है हमें। देख अगर मैं ऐसे बोलूँ 3 प्राइम, ये तेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, ये तेरा 3 प्राइम, अब वो छोड़ो, अल्टीमेटली जो लोकेशन रहेगा प्रोमोटर का और टर्मिनेटर का, वो ये बेसिकली डिटरमाइन करने वाला कौन होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि व्हाट, यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, फाइन। तो अगर मैं बोलूँ कि ये तेरा अपस्ट्रीम है और ये तेरा डाउनस्ट्रीम है, तो देख प्रोमोटर 5' एंड के आगे नहीं आ रहा क्या, हाँ आ रहा है। तो 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, और देख 3' एंड के बाद में नहीं आ रहा है क्या टर्मिनेटर, हाँ आ रहा है। तो 3' एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। अगर मैं बात करूँ तो तेरा जो होता है प्रोमोटर, प्रोमोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोमोटर के लोकेशन के हिसाब से ही टेम्पलेट एंड कोडिंग का, कोडिंग कौन है वो डिफाइन करता है। टेम्पलेट और कोडिंग कौन है वो डिफाइन करता है हमारा कौन, हमारा प्रोमोटर। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बाइंडिंग फॉर आरएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके चिपकेगा और तभी जाके तेरा ट्रांसक्रिप्शन होगा सफल। अगर नहीं चिपका तो नहीं होगा। ठीक है, और टर्मिनेटर क्या करते हैं, डिफाइंस द एंड। ठीक है, अगर मैं तेरे से पूछूं कि, चलो कोई ये वाला सेगमेंट पढ़ लेते हैं पहले, ये वाला सेगमेंट पढ़ लेते हैं मेरे भाई, रुक जाओ।
ये देख, DNA dependent RNA polymerase is the enzyme only in one direction 5' to 3', 3' to 5' act as template strand बोलते हैं इसे, and 5' to 3' इस known as the coding strand. अंतर क्या है, बस यहाँ पे थायमिन की जगह यूरिसिलाइक की RNA है, ठीक है. एंड ऑल द रेफरेंस पॉइंट विल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस से ही चलता है, ठीक है. प्रोमोटर और टर्मिनेटर फ्लैंक करता है, यानी कि साइड में रहता है ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है. प्रोमोटर आता है 5' अपस्ट्रीम में, और देख पोलैरिटी देख, इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग फॉर RNA पॉलीमरेज एंड डिफाइंस टेम्पल एंड कोडिंग स्ट्रैंड, वेरी इंपॉर्टेंट. टर्मिनेटर कौन होता है, 3' डाउन स्ट्रीम में आता है ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. आई अप्रिशिएट इट. और अगर मैं पूछूँ कि इसके बाद पार्ट टॉपिक कौन सा आता है, तो इट्स बेसिकली जीन डेफिनेशन. तो जीन डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आते हैं जीन डेफिनेशन में. जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये करेक्ट है, कोई गलत बात नहीं है. बट इन टर्म्स ऑफ DNA सीक्वेंस, हाउ यू डिफाइन इट. तो इन टर्म्स ऑफ DNA सीक्वेंस, जीन इज बेसिकली DNA सीक्वेंस विच कोड्स फॉर tRNA और mRNA, ठीक है. आपको रट्टा मानना पड़ेगा, कोई आपका बस कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसको. जीन एक DNA सीक्वेंस है जो कोड करता है tRNA या mRNA को. अब देखो DNA सीक्वेंस होता है, जो DNA का सेगमेंट होता है, DNA का मैं बोलूँ कि DNA तो पूरा नहीं करता है, ठीक है. DNA के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट रहता है जो बेसिकली हेल्प करता है किसको, प्रोटीन बनाने को. उसको हम नाम देते हैं सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन, अरे भाई सिस्ट्रॉन हटने दे सा. देख, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ DNA विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, यानी कि सीक्वेंस के जीन के अंदर रहता है सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन DNA का वो सेगमेंट है जो तेरा पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, ओके. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्ट्रॉन हमारा स्ट्रक्चरल जीन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. इट कैन बी फॉर यूकैरियोट्स एंड फॉर प्रोकैरियोट्स. ये क्या मजाक है, रुक जा, खिल कैसे रहा है इतना ज़्यादा. फॉर यूकैरियोट्स एंड फॉर प्रोकैरियोट्स, ठीक है. फॉर यूकैरियोट्स इस मोनोसिस्ट्रॉनिक, यानी कि बस एक है. फॉर पॉली इट्स मैनी, ठीक है. अब देख, यहाँ पे बहुत सारे तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ है, के ऊपर स्टडी चल रही है और शायद तक हो भी गई होगी, बट हमको नहीं जानना है इतना. हमारे केस में बस एक है, तो अगर जब एक रहता है उसको पढ़ना ईजी रहता है, उसको हम पढ़ते भी हैं. तो अगर मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है हमारे पास, तो उसके अंदर भी जो कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे, उसके अंदर जो सीक्वेंसेस होंगे रादर, वो सारे कोड नहीं करते. उसमें से कुछ कोड करते हैं, कुछ इंटरप्ट करते हैं. जो कोड करते हैं उनको नाम देते हैं एक्सॉन, यानी कि सिस्ट्रॉन के जो सीक्वेंसिंग होता है, समझ, जीन के अंदर होता है सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन के अंदर होता है सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं. सॉरी गलत बोला. जीन के अंदर होता है सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन के अंदर होता है सीक्वेंस. अब द सीक्वेंस कैन बी बोथ कोडिंग और नॉन कोडिंग. If the sequence is coding, then it is termed as exon, and if the sequence is non-coding, then it is termed as intron. ठीक है. Intron is basically it is non-functional, ठीक है, ठीक है, and it is coded by split genes, ठीक है. ये होता है खेला, खेला ये होता है, ठीक है. अब देखो क्या होता है, कभी कभी रेगुलेट करने वाला, देख क्या होता है, रेगुलेट करने वाला कौन है, प्रोमोटर और ये एक एक्सेप्शनल केस. समटाइम्स रेगुलेट करने वाला कौन रहता है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर का पोजीशन, ठीक है. इनका अल्टीमेटली उसको मैंने पोजीशन में छेड़छाड़ किया तो ट्रांसक्रिप्शन का जो सेगमेंट एक्चुअली जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, कि मैंने छेड़छाड़ कर दिया पोजीशन में, किसका, प्रोमोटर का. तो प्रोमोटर और टर्मिनेटर का जो पोजीशन रहता है, इट इज समटाइम रेफर्ड एज रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, एंड दिस रेगुलेटरी सीक्वेंस कैन अफेक्ट इनहेरिटेंस, कैन अफेक्ट इनहेरिटेंस, ठीक है. तो कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर ऑल्सो रेफर्ड एज रेगुलेटरी जीन, कि भाई एक्सप्रेशन को इम्पैक्ट करने वाला तो हमारा जीन था. बट कभी कभी नॉट ऑलवेज, कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंस जो रहता है वो कभी कभी हमारा इम्पैक्ट डालता है इनहेरिटेंस पे. तो दैट्स वाई दे आर रेफर्ड एज रेगुलेटरी जीन्स, बट अल्टीमेटली दे डू नॉट कोड फॉर एनी RNA और प्रोटीन. क्या प्रोमोटर RNA को कोड करता है ना, क्या टर्मिनेटर कोड करता है ना, बट उनका पोजीशन कैन इम्पैक्ट वॉट, कैन इम्पैक्ट इनहेरिटेंस. दैट्स वाई दे आर रेफर्ड एज रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है. पढ़ लेते हैं कि मैंने पूरा तो समझा ही दिया.
इसको लोड होने दो भाई। ये लोड ना होता, ये लोड ना होता। ठीक है, तेरा कॉल आया था भाई, रुक जा देखता हूँ मैं, सॉरी। ओके ओके स्वीटी, सो व्हाट इज अ जीन? तो बेसिकली जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, करेक्ट। और अगर हम बात करें तो डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। ठीक है, जीन की भी डिफिनेशन रहता है कि डीएनए सीक्वेंस जो कोड करता है टीआरएनए या आरआरएनए को, इट इज आल्सो रिफर्ड एज अ जीन। अब जीन के अंदर कुछ पर्टिकुलर सिस्टोन रहता है। सिस्टोन, व्हाट इज अ सिस्टोन? सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड को, और ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टोन इट कैन बी मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक इज इन द केस ऑफ यूकैरियोट एंड पॉली इज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट के केस में, दैट इज इन द केस ऑफ मोनोसिस्टोनिक, वी हैव इंटरैप्टिक कोडिंग सीक्वेंसेस। इसको नाम देते हैं, अब रुको देख, द कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस को नाम देते हैं एक्सॉन की। जो एक्सॉन होता है वो फंक्शनल होता है, उसको बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, बट द एक्सॉन को रोकने वाला, टोकने वाला कौन है? इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या होता है? नॉन फंक्शनल। अगर वो नॉन फंक्शनल है तो हमारी बॉडी का जो फाइनल आरएनए रहता है वो उसके अंदर नहीं रहता है। जो मैच्योर्ड आरएनए होता है वो उसमें नहीं रहता। दे डोंट अपीयर इन मैच्योर्ड और प्रोसेस्ड आरएनए। उसके लिए हम करते हैं मॉडिफिकेशन, उस तरह को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट जीन का जो अरेंजमेंट रहती है और कॉम्प्लिकेट कर रहा है भाई थ्योरी को। ठीक है, जो कभी होता है इनहेरिटेंस होता रहता है। इनहेरिटेंस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर का कैसे? हाउ प्रोमोटर impacts? The promoter does not impact. The location of promoter impacts. If we change the location of promoter, then definitely the boundary which was seen to be transcripted, now it has changed. And if you have changed the boundaries, then ultimately it will lead to complexity in protein formation, and ultimately it will lead to impact of what? Impact of inheritance. ठीक है, तो that's why promoter can affect inheritance. ठीक है, तो कभी कभी इन रेगुलेटरी सीक्वेंस को नाम देते हैं रेगुलेटरी जीन्स। दे लूजली डिफाइंड। ठीक है, दे डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। वो कभी कोई आरएनए प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं भाई। क्या प्रोमोटर कोड करता है? ना, नेवर, बट उनका लोकेशन कैन इम्पैक्ट। ठीक है, वही लिखा है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लोड हो जा जल्दी जल्दी से, दिमाग मत ख़राब कर। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए में। एक तरह आता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, प्रोवाइड्स टेम्पलेट। ठीक है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए, देखिए टीआरएनए बेसिकली पढ़ते हैं हम किसमें? इसमें पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, टीआरएनए को समझाऊंगा, अभी तो याद कर ले कि वो एमिनो एसिड को बुलाता है और जेनेटिक कोड को पढ़ता है। इट इज़ एक्टिंग एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल। ये एडेप्टर हाइपोथेसिस रहता है फ्रांसिस क्रिक का, वो पढ़ेंगे वैसे तो ट्रांसलेशन वाले पार्ट में, बट हाँ। और एक रहता है आरआरएनए। आरआरएनए का काम होता है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब अगर मैं मेथड्स की बात करूँ तो पहले होता है इनिशिएशन। ठीक है, सबस्ट्रेट कौन है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इनिशिएशन होता है, फिर तो इलांगेशन, फिर टर्मिनेशन होता है। खैर इसमें तो कभी सवाल नहीं पूछेगा, खैर ये पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो ये क्या समझती है, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट टर्मिनेट, देखिए ये करता तो पूरा काम यही है, बट इसके पास शुरू करने की क्षमता, ख़त्म करने की क्षमता नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास है फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से? इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन फैक्टर टर्मिनेट्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कैसे काम करता है जरा मान के मतलब दो स्ट्रैंड है ऐसे। ठीक, दो स्ट्रैंड है ऐसे, ये तेरा प्रोमोटर है, ये तेरा टर्मिनेटर है। ठीक है, प्रोमोटर एंड दिस टर्मिनेटर। आपके पास सिग्मा फैक्टर यानी कि आपका इनिशिएशन फैक्टर आया, चिपक गया। चिपकने के साथ साथ ही चिपकना इज द पहला स्टेप। ठीक है, दिस इज द पहला स्टेप। चिपकने के साथ साथ ही आरएनए पॉलीमरेज बोले कि ओ फैक्टर तुम चिपक गए हो क्या? ओके आई एम कमिंग, और वो आता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज भग के आता है। भग के आने के बाद ट्रांसक्रिप्शन करता है। ये देख, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। ठीक है, फिर जब बॉडी को बोलती कि बॉडी, ब्रेन जब सुनती कि हाँ आप ख़त्म करना है,
तो जब ख़त्म करने का मौका आता है तो फिर फैक्टर आते हैं टर्मिनेशन फैक्टर, यानी कि जो रहता है रो आके चिपकता है टर्मिनेटर के साथ, और आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं कि ओ रो फैक्टर तुम चिपक गए हो क्या, टर्मिनेशन फैक्टर तुम चिपक गए हो क्या, ओके इफ़ यू हैव स्टक देन फाइनली अब मैं भग जाता हूँ, तो एक ट्रांसक्रिप्शन होना रुक गया। ठीक है, ये होता है कि बट क्या होता है कि ये ना कभी कभी ऑल्टर कर देता है स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज को, प्रॉब्लम होता है कभी कभी इनिशियल टर्मिनेशन में, कभी कभी रहता है बेसिकली, कभी कभी क्या करता है कि जो फैक्टर होते हैं ना ये बिगाड़ देते हैं, बिगड़ते किसको है, आरएनए पॉलीमरेज को, तो बिगड़ने के बाद क्या होता है इसको जो स्पेसिफिसिटी है कि जो इतना स्पेसिफिकली काम कर रहा था वो उतना स्पेसिफिकली काम नहीं कर पा रहा बेसिक, ये होता है। तो इससे क्या होता है दिक्कतें आती है, इनिशिएट करने में भी दिक्कत आता है, टर्मिनेट करने में दिक्कत आती है, बट कभी कभी रहता है, नॉट ऑलवेज। ठीक है, ये याद करने की जरूरत तो खैर है नहीं, कभी पूछेगा नहीं, बट हाँ एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट रहता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टोल्ड यू। अब तो ख़त्म होने को आया है, तो ये पूरा पार्ट के लिए जो पूरा वाला पार्ट है इसको मैं बोल के ही ख़त्म कर देता हूँ, इस पूरे पार्ट 2 को। देख प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, इंट्रॉन रिमूवल क्यों करते हैं, इट इज़ नॉन फंक्शनल, हमारे बॉडी को तो नॉन फंक्शन चाहिए ही नहीं था मेरा भाई, आवर बॉडी डज नॉट लाइक नॉन फंक्शनल थिंग्स। ठीक है, तो क्या होता है प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एमआरएनए से जो तेरा बेसिकली सॉरी एक मैसेज आ गया तो देख के मैं थोड़ा विचलित हो गया, लेट मी फोकस। हाँ तो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है, इंट्रॉन रिमूवल। ठीक है, इंट्रॉन रिमूवल क्यों, क्योंकि इंट्रॉन इज अ नॉन फंक्शनल पार्ट। ओके बड़ी, इससे क्या होता है फॉर प्रोकैरियोट्स, अब देख प्रोकैरियोट्स के मामले में एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि देख प्रोसेसिंग करने के लिए आपके पास बहुत जगह होनी चाहिए, और दिक्कत की बात क्या है कि प्रोकैरियोट बहुत सिंपल है ना, प्रोकैरियोट्स आर वेरी सिंपल, तो वहाँ पर उनके पास जगह नहीं है, तो एक ही सेल रहता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होता है, तो आप समझते हो कितनी गरीबी है, इतनी गरीबी है तो इतना महंगा काम तो आप नहीं कर पाओगे। और सेम कंपार्टमेंट में क्यों होता है, बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, बट और कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन जो होता है ना वो भाई साहब ट्रांसक्रिप्शन के पहले ही हो गया। अब हम प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, वाई डज वी रिक्वायर प्रोसेसिंग, कि भाई देख प्रोसेसिंग हम करते हैं ताकि आपका जो बेसिकली जो आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन जो बनता है, ट्रांसलेशन वो बहुत ज़्यादा स्मूथली हो पाए, वहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए इंट्रॉन ना हो। बट अगर आपका ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के पहले ही हो गया, मतलब आरएनए बनने से पहले ही ट्रांसलेशन हो गया, तो भाई क्यों ही करना है प्रोसेसिंग, नहीं करना भाई फिर। तो वही बात है। अब देख आरएनए पॉलीमरेज, देख पॉलीमरेज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एचएनआरएनए को। ठीक है, एचएनआरएनए बेसिकली एक एचएनआरएनए से ही आरआरएनए बनता है बाय मॉडिफिकेशन, और उसी मॉडिफिकेशन को हम नाम देते हैं प्रोसेसिंग। एचएनआरएनए में क्या होता है, एचएनआरएनए में होता है इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों, और आरआरएनए में क्या होता है, यहाँ पे बस एक्सॉन्स रहते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन के नाम पे बस हम इंट्रॉन को हटाते हैं। दैट्स इज व्हाट कि एचएनआरएनए इज अ प्रीकर्सर, यानी कि प्रीकर्सर के पहले, तो इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ आरआरएनए। अब देख आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, इट ट्रांसक्राइब्स आरएनए, एंड द एग्जांपल्स ऑफ आरएनए आर 28S, 18S and 5.8S, whereas RNA polymerase 3 examples are tRNA, 5S RNA, SNRNA. ओके, सवाल है कि ये देख एचएनआरएनए कंटेन्स बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन। एक्सॉन इज फंक्शनल, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंट्रॉन इज नॉन फंक्शनल, ये दिक्कत देगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, वी नीड ओनली फंक्शनल, यानी कि हटाना पड़ेगा। हाउ, एचएनआरएनए को करते हैं पूरा प्रोसेसिंग करते हैं। देख एचएनआरएनए को पहले करता है कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, 5' एंड में हम ऐड करते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऐड करने के बाद हम करते हैं टेलिंग। टेलिंग में हम क्या करते हैं, 3' एंड में वी ऐड एडिनाइलेट। ये सब करने के बाद वी डू स्प्लाइसिंग। व्हाट इज स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। ठीक है, और ये सब करने के बाद हमारा बनता है एमआरएनए। तो एमआरएनए इज नथिंग बट प्रोसेस्ड और मॉडिफाइड एचएनआरएनए। देख एचएनआरएनए को ही तो हमने इतना मॉडिफिकेशन के बाद तेरा बन गया क्या, एमआरएनए, है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक चीज़ समझ, एक अभी के टाइम में एक चीज़ समझ, एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर
वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, राइट, यानी कि जो ऑर्गन्स जो अभी के टाइम में फंक्शनल नहीं है बट आज से करोड़ों साल पहले इट वाज यूज्ड टू बी फंक्शनल. फॉर एग्जांपल वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स. वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स हमारे पूर्वज यानी कि होमो निएंडरथल में इट यूज्ड टू बी फंक्शनल बेसिकली, क्योंकि उनको जो घास खाते थे, घास का जो सेल्यूलोज आता है उसको डाइजेस्ट करने में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट आफ्टर एवोल्यूशन हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स में से वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स काम करना बंद कर दिया. तो अभी के टाइम में इट इज़ नॉट फंक्शनल बट इट यूज्ड टू बी फंक्शनल एट सम टाइम. सिमिलरली इंट्रॉन जो होता है वो अभी के टाइम में इट इज नॉट फंक्शनल. आई एग्री इट, बट क्या वो कभी भी फंक्शनल नहीं था? ऐसा कोई प्रूफ है क्या हमारे पास? नहीं है. शायद तक किसी जन्म में वो फंक्शनल था, बहुत करोड़ों साल पहले, हमें नहीं पता. हम तो इवोल्यूशन हुए अभी के टाइम के है ना, वी आर इवोल्यूटेड बींग्स. ठीक है, बट हमारे जो प्रिमिटिव बींग्स थे क्या उनके अंदर भी इंट्रॉन फंक्शनल नहीं था? शायद तक होता, हमें नहीं पता. तो इट इज़ कॉल्ड रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी. एंटिक्विटी जो शब्द है इट इज़ फ्रॉम इंग्लिश वर्ड एंटीक. एंटीक से शब्द आ रहा है एंटिक्विटी. एंटीक क्या होता है? एक ऐसा वस्तु जो अभी के टाइम में तो काम का नहीं है बट वो कुछ सालों पहले या फिर कुछ लाखों करोड़ों साल पहले वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल था, बट अभी के टाइम में उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कभी भी फंक्शनल नहीं था. फंक्शनल था एट सम पॉइंट. तो इंट्रॉन भी एट सम पॉइंट यूज टू बी फंक्शनल. रेमिनिसेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीक. ठीक है, और हम जो स्प्लाइसिंग, अब देख भाई, स्प्लाइसिंग करने का मतलब क्या है? इंट्रॉन को हटाना. अब ठीक है भाई, वो नॉन फंक्शनल है. हमारे बॉडी के अंदर वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स भी नॉन फंक्शनल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इवोल्यूशन के बाद हमारे बॉडी ने उसको पूरा हटा दिया. नहीं, वो अभी के टाइम में हमारे बॉडी के अंदर है, और वो अभी के टाइम में हमारे बॉडी के अंदर है. बट स्प्लाइसिंग में तुम पूरा का पूरा डीएनए का एक सेगमेंट को हटा रहे हो भाई. किसको बनाने के लिए? आरएनए को बनाने के लिए. कितना मतलब ये तू समझ, तू एक डीएनए का पूरा सेगमेंट को हटा रहा है अपने बॉडी से बाय स्प्लाइसिंग एक आरएनए को बनाने के लिए. तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच डोमिनेटिंग आरएनए इज. डोमिनेशन ऑफ आरएनए वर्ल्ड भाई. ठीक है, तो देख समझा दिया पूरा. अब आते हैं एनसीईआरटी रीडिंग में. ये देख, ठीक है, mRNA, rRNA और tRNA. ठीक है, mRNA क्या करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है. tRNA बुलाता है किसको? AA को, अमीनो एसिड को, एंड रीड जेनेटिक कोड. rRNA प्ले अ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल. ठीक है, RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर के साथ और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है. सबस्ट्रेट कौन है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, अब देख हमने एक एंजाइम पढ़ते हैं डीएनए हेलिकेज. एक्चुअली जो होता है डीएनए हेलिकेज किंतु स्ट्रैंड को ओपन करता है, अल्टीमेटली यही ओपन करता है. बट एज पर एनसीईआरटी ये लिखती है कि आरएनए पॉलीमरेज ओपन करता है. तो कभी भी अगर सवाल में आपने देख लिया कि विच एंजाइम ओपन्स द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, वहाँ पे डीएनए हेलिकेज होगा. गलती से भी टिक मत करना, गलत हो जाएगा. ठीक है, इट्स सम हाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज एलोंगेशन. कोई ना. अब देख इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 प्रोसेस. ठीक है, 3 प्रोसेस, 3 मेथड्स. आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग. तो वो बस करने में हेल्प करता है बट शुरू करने में वो नहीं कर पाता बेचारा. तो वो करने के लिए कौन है? फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट रेस्पेक्टिवली. ठीक है, एसोसिएशन फैक्टर्स कैन ऑल्टर, मतलब कभी कभी वो ख़राब भी करता है एंजाइम को. तो उससे क्या होता है कि इनिशिएट टर्मिनेट करने में दिक्कत आती है. अब क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो होता है mRNA कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है mRNA. ऐसा क्यों? कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम जगह में होता है. बेचारों के पास सेपरेशन नहीं होता साइटोसॉल का और न्यूक्लियस का. ठीक है, और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि ट्रांसलेशन बहुत पहले हो गया भाई. mRNA पूरी बनने से पहले ही ट्रांसलेशन शुरू हो गया, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता हमारा ये करने में. क्या नाम है? प्रोसेसिंग करने में. ठीक है, अब देख RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स RNAs. ठीक है, RNAs में कौन से थे? 28S, 18S, 5.8S. RNA पॉलीमरेज 3 केपेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S RNA और निसेन RNAs. ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNAs. RNA पॉलीमरेज 2 करता है प्रीकर्सर ऑफ mRNA, इसको नाम देते हैं HNRNA, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA. ठीक है,
स्प्लाइसिंग क्या होता है, जहाँ पे इंट्रॉन को रिमूव करते हैं. कैपिंग क्या होता है, देख एच एन आर एन ए अंडरगोस एडिशनल प्रोसेसिंग नोन एज कैपिंग एंड टेलिंग. कैपिंग क्या होता है, 5' एंड में देख मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द 5' एंड. टेलिंग क्या होता है, एडेनाइलेट एडेड एट 3' एंड. ठीक है ना. इट इज़ द फुल्ली प्रोसेस्ड एच एन आर एन ए नाउ कॉल्ड द एम आर एन ए. एम आर एन ए को कह सकते हैं कि इट इज़ अ मॉडिफाइड और प्रोसेस्ड एच एन आर एन ए. ठीक है. देख इंट्रॉन होना इट इज़ अ रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटिक. एंड स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है कि कितना डोमिनेटिंग है हमारा आर एन ए मोड. ठीक है. और यही तेरा पार्ट 2 को ख़त्म करता है इस चैप्टर का. गला दर्द लग रहा है यार. पानी पीता हूँ.